जिस तरह से उनके खिलाफ देश के गृह मंत्री बोले, उनके खिलाफ यूपी के मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री मोदी तक बोल गए उनके खिलाफ। तो ये बीजेपी की एक पॉलिसी रही है। बीजेपी की जो राजनीति का स्टाइल है, ये वही स्टाइल था कि एक काल्पनिक दुश्मन को तैयार कीजिए और उस काल्पनिक दुश्मन का डर दिखा करके अपने वोटर को एकजुट कीजिए कि अगर आप हमें नहीं जिताओगे तो ये लोग जीत जाएंगे, और जब ये लोग जीत जाएंगे तो ये फिर आपके खिलाफ क्राइम करेंगे। तो इस तरह की पॉलिसी रही है। उसीलिए उन्होंने उस बच्चे को टारगेट किया, बच्चा ही कहेंगे, उनके सामने तो बच्चा ही है जो पहली बार चुनाव लड़ रहा था, उसको टारगेट किया। वो इतना टारगेट किया, लेकिन वहां की जनता ने, लोगों ने जो उन्हें समर्थन दिया है, ठीक है, वो उन्हें जरूर उन्होंने कुछ में कुछ देखा होगा। तो उसामा साहब के जो वालिद साहब थे, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, तो ये उनकी लेगेसी थी। उसामा उसी फैमिली से है, उनके बेटे हैं और उनके प्रति लोगों की हमदर्दी भी रही है। वो लोकसभा का, उनकी वालिदा चुनाव लड़ी थी इस बार भी, लेकिन जीत नहीं पाई। पिछली बार कई बार से वो चुनाव हारते आ रहे थे। उसामा ने ये जीत दर्ज की है, उन्हें राजनीति में उनकी ये पहली जीत है। और जिस तरह से उनके खिलाफ देश के गृह मंत्री बोले, उनके खिलाफ यूपी के मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री मोदी तक बोल गए उनके खिलाफ। तो ये बीजेपी की एक पॉलिसी रही है। बीजेपी की जो राजनीति का स्टाइल है, ये वही स्टाइल था कि एक काल्पनिक दुश्मन को तैयार कीजिए और उस काल्पनिक दुश्मन का डर दिखा करके अपने वोटर को एकजुट कीजिए कि अगर आप हमें नहीं जिताओगे तो ये लोग जीत जाएंगे, और जब ये लोग जीत जाएंगे तो ये फिर आपके खिलाफ क्राइम करेंगे। तो इस तरह की पॉलिसी रही है। उसीलिए उन्होंने उस बच्चे को टारगेट किया, बच्चा ही कहेंगे, उनके सामने तो बच्चा ही है जो पहली बार चुनाव लड़ रहा था, उसको टारगेट किया। वो इतना टारगेट किया, लेकिन वहां की जनता ने, लोगों ने जो उन्हें समर्थन दिया है, ठीक है, वो उन्हें जरूर उन्होंने कुछ में कुछ देखा होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि ओसामा साहब जीतते तो जंगल राज आ जाएगा, ओसामा साहब जीतेंगे तो गुंडा राज आ नहीं, जाएगा। ये बीजेपी की पॉलिसी रही है। इसे आप ये मत देखिए कि इस तरीके से कहा जा रहा है। बीजेपी की पॉलिसी रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्राट चौधरी हैं, उनका चुनावी हलफनामा क्या बताता है। एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, अनंत सिंह जो है वो अभी जेल में है। बीच चुनाव में वो जेल में गए हैं और वो चुनाव जीते हैं, तकरीबन 90,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। और आनंद मोहन है, उनसे एक मुकदमे वापस लिए थे नीतीश कुमार ने। तो ये माफिया नहीं है क्या ये लोग? अगर आपराधिक मुकदमे दर्ज होना माफिया की पहचान है, कोर्ट के फैसले से पहले ही आप किसी को माफिया डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तो अगर आप शहाबुद्दीन के बेटे को सिर्फ इस वजह से माफिया कह रहे हैं कि उनके पिता पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, तो फिर आपकी पार्टी में जो लोग हैं जिनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, जो खुद बीच चुनाव में जिनको जेल में डाला गया, उन्हें आप क्या कहेंगे? क्या वो माफिया नहीं है? या उनका माफिया है तो माफिया है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है तो माफिया है, अपने के ऊपर मुकदमे दर्ज है तो वो साधु संत हो गया, वो देवता है? ये कैसे संभव है? ये दोहरी पॉलिसी क्या है? हिमंता विश्व शर्मा ने तो उनकी तुलना ओसामा बिन लादेन से हिमंता कर विश्व दी। शर्मा तो हमेशा जब भी जुबान खोलते हैं वो उस तरह की बयानबाजी देते हैं, ये एक डर में जीते हैं। हिमंता विश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, ये एक डर में जी रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनकी कुर्सी खतरे में है, कभी भी फोन आ सकता है पार्टी हाईकमान से कि सीएम पद खाली कीजिए, दूसरे आदमी को ला रहे हैं। तो इसलिए लगातार पोलराइजेशन करने के लिए मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं। मुसलमानों, या उसामा बिन लादेन का क्या काम इस देश के अंदर, इस चुनाव में क्या काम उसका? तो ये इस तरह की बयानबाजी पहले ओसामा की और ओसामा बिन लादेन की सोच एक जैसी है। आपने कैसे देख लिया सोच किसकी कैसी है? कैसे मालूम चल गया आपको किसकी सोच कैसी है? ये फालतू की बयानबाजी है। देखना तो विपक्ष को है कि विपक्ष को क्या करना है। एक कहावत है कि सांप निकल गया, अब लकीर पीटते रहिए। अब विपक्ष उसी लकीर को पीटने की कोशिश करेगा, और शायद करनी भी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ गया है उनके प्रवक्ताओं का, और फिर से वही शुरुआत कर दी है उन्होंने कि ऐसे यार, बात सही भी है। चुनाव से एन पहले आपने 60 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काट दिए, उन्हें किसी को मृत बता दिया, किसी को कहा कि ये रहते नहीं है। फिर 25 लाख मतदाता आपने इसमें जोड़ दिए। तो अब पिछला चुनाव को आप देखिए, जो पिछला चुनाव हुआ था 2020 में, उस चुनाव में क्या था? उस चुनाव में जो इंडिया और उस वक्त में यूपीए था, वो एनडीए और यूपीए, इन दोनों के बीच में मात्र 12,800 वोटों का अंतर था। 600, सॉरी, 12,600 वोटों का फर्क था। 12,600 वोट ज्यादा लेकर के एनडीए सत्ता में था, और 12,600 वोट कम लेकर के
तेजस्वी और इनकी जो पार्टी के घटक दल है, कांग्रेस या और दूसरे भाकपा माले, ये लोग विपक्ष में बैठे थे। लेकिन उसी बिहार में इतनी ज्यादा प्रचंड जीत हो जाना, तकरीबन 100%, बीजेपी 101 सीटों पर जीती, 101 सीटों पर लड़ी और 95 से ज्यादा सीट निकाल ली। वही हाल नीतीश की पार्टी का है। 20 साल से आपके खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। फिर जो वीडियो आ रहे थे और लोग कह रहे थे, जो जनसभाओं में भीड़ आ रही थी, रैलियों में, वो कहां थी? बात फिर वही है। जिस तरह से ज्ञानेश कुमार की मंशा को लेकर के विपक्ष सवाल उठाता रहा है, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। जब ये चुनाव डिक्लेयर हुआ था और उसी दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है। सोचिए, इस डेमोक्रेसी को सोचना है। लोकतंत्र को बचाने वाले की जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र बचाने का दम भरते हैं, उन्हें सोचना है कि आखिर ये कैसे संभव है कि जो नीतीश कुमार पिछली बार 40 से ज्यादा सीटें नहीं ले पाए थे, वो इस बार इतनी ज्यादा सीटों पर पहुंच गए। 20 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जो सही से चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, उनमें ऐसा क्या देख लिया? जिस तरीके कहने के मैच फिक्स है, पूरा जो इलेक्शन था वो फिक्स बता, जो लोग कह रहे हैं उनके पास में कोई आधार होगा, कोई तर्क होंगे, कोई तथ्य होंगे। सबसे बड़ा तर्क तो मैं बता रहा हूं आपको, 12,600 वोटों का फर्क था पिछले इलेक्शन में, और इस बार एक तरफा ऐसी आंधी चली कि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष का पद तक नहीं मिल पाएगा अगर बीजेपी नहीं देगी तो। इस तरीके से पूरे चुनाव में बेरोजगारी, पलायन, सारा पूरी चुनाव में सारे मुद्दे चलते रहे। बेरोजगारी चला, पलायन चला, नए उनके छठ मैया का अपमान चला, वो सब सारी बात ठीक है अपनी जगह, चुनावी मुद्दे थे, राजनीतिक बातें थी, चलती नहीं। लेकिन सवाल वही है कि जिस यूपीए के, जो अब इंडिया है, जिस यूपीए के पिछली बार कैंडिडेट जो थे वो कोई 200 वोट से हारा था, कोई 500 वोट से हारा था, कोई 2000 वोट से हारा था, वो इस कदर धाराशायी हो जाएगा। वो कांग्रेस जिसकी 19 सीटें थी पिछली बार, वो 5 सीट के लिए तरस जाएगी। वो तेजस्वी यादव जिसको बिहार की उम्मीद बताया जा रहा था, वो 25 सीट से आगे नहीं जाएगा। ये किसको सोचना है? ये सोचना उस जनता को है बिहार की कि जिसको लगता है कि लोकतंत्र यहां का हाईजैक हुआ है, चुनाव हाईजैक हुआ है, उनको सोचना है। लेकिन वसीम भाई, 65 लाख, तकरीबन 65 लाख लोगों के नाम काट देना, फिर 25 लाख नाम और ऐड कर देना, ये कहां का तुक है? किसके नाम काटे गए हैं? देखो वो क्या हुआ है। ये पूरे चुनाव के दौरान कहा जाता रहा कि युवा नाराज हैं, लाठीचार्ज होते रहे चुनावों के दौरान, महिलाएं पूरे नाराज 5 हैं। साल, उसके बावजूद 200 से ऊपर सीटें आई हैं। ये पूरे 5 साल जो गुजरे हैं नीतीश सरकार के, ये वाले, इस पूरे 5 साल में बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। बेरोजगार युवाओं को पीटा जाना एक बड़ा मुद्दा रहा है। और तेजस्वी यादव जब इंडिया अलायंस को छोड़ करके नीतीश कुमार ने एनडीए को समर्थन दिया था, उस वक्त में वो इसी बात को मुद्दा बना रहे थे और कह भी रहे थे लोग बिहार के कि उन्हें जो नौकरी मिली है वो तेजस्वी यादव की वजह से मिली है, तो उन तेजस्वी की इतनी बुरी हालत हो जाएगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन 200 सीटें आ जाना कहां तक आपको लगता है कि जायज है? 200 सीट तो किसी एग्जिट पोल में नहीं दिखाई जा रही थी। उन सवालों को ढूंढा जाना चाहिए, उन सवालों के जवाब तलाशे जाने चाहिए, जो सवाल सिर्फ हमारे नहीं है, जो सवाल पूर्व विदेश मंत्री हैं उनके हैं, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राज्यसभा के, उनके सवाल हैं, और बहुत लोगों के सवाल हैं कि चुनाव हाईजैक हो चुका है। ज्ञानेश कुमार का नाम पहले चुनाव नहीं होते थे क्या? कौन जानता था चुनाव आयुक्त कौन है? इस बार जनता के मुंह पर रटा हुआ है ज्ञानेश कुमार। तो ये सवाल है। वो तो कह रहे हैं ना, इस बार बिहार में जो वोट हुआ है वो नीतीश कुमार के काम पे हुआ। ऐसा काम तो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार है, कोई 1-2 रोज से नहीं है। कुछ समय के लिए अलग रहे हैं सत्ता से, मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार है बिहार में। तो उस नीतीश कुमार की हालत, पिछली बार क्यों नहीं मिला था वोट इनको? पिछली बार भी तो नीतीश कुमार थे, पिछली बार क्यों तरस गए थे?
कह रहे हैं लोगों ने जंगल राज के खिलाफ वोट दिया है। जंगल राज तो देखिए, ये कौन जंगल राज है कौन नहीं, ये तो एक मीडिया का गढ़ा हुआ एक वो है, धारणा है। आप बताइए, इसी चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, वो इसी चुनाव के दौरान एक आदमी का मर्डर होता है, दूसरी पार्टी के एक नेता का, और एनडीए का प्रत्याशी उसमें जेल जाता है, तो जंगल राज इसको नहीं कहेंगे क्या? क्या ये जंगल राज नहीं है? आप जो जंगल राज इस देश के जनता ने, जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर, जिन्होंने कभी देखा भी नहीं जंगल राज, जिन्हें पता भी नहीं कि लालू कब मुख्यमंत्री थे, जिनकी याददाश्त इतनी कमजोर है, तो उन्हें बताएंगे कि जंगल राज क्या है? उन्हें क्या मालूम जंगल राज से क्या मतलब? सवाल वही है, फिर से जो सवाल नीतीश कुमार, संजय सिंह ने उठाए हैं, जो सवाल समाजवादी पार्टी ने उठाए हैं, जो सवाल आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं, जो सवाल भाजपा में ही जो लोग रहे हैं, विदेश मंत्री तक रहे हैं, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, उन सवालों के जवाब तलाशने की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक ज्ञानेश कुमार रहेंगे तब तक विपक्ष को चुनावों का बाइकआउट कर देना चाहिए। नहीं, ये तो राजनीतिक पार्टियों को सोचना है कि उन्हें क्या करना है। हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम सिर्फ ये चिंता व्यक्त कर सकते हैं, हम सिर्फ इस चीज की ओर ध्यान लोगों का ला सकते हैं कि पिछले चुनाव में 12,600 वोटों का फर्क था यूपीए और एनडीए के बीच, और इस बार वो फर्क कहां पहुंचा है आप देख लीजिए खुद। ये तो आपको अभी लोकसभा का चुनाव बीता, उसमें किस तरह का प्रदर्शन था, उससे भी क्या गुजरा प्रदर्शन हो गया यहां पर, ये सोचना है।